नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मंजू वालिया, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, जस हिंदी में आपके अपने शो एक मुलाकात में स्वागत करती हूँ। होप आप सब ठीक-ठाक होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। कोरोना से बचते रहिए। एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती और एक आस और एक अच्छा दिन से होती है उसकी शुरुआत, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके अपने शो एक मुलाकात में हर बार किसी ऐसी हस्ती को लेके आते हैं, नया अभिनय को लेके आते हैं, जो कि जिसकी आपको ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है। तो आज हम आपसे मुलाकात करवाएँगे एक ऐसी ही स्त्री से, प्रोफ़ेशनल, जो एक माँ है, बेटी है, बहू है और एक प्रोफ़ेशनल अटॉर्नी है, लॉयर है। और कहते हैं कि झूठ तो बेवजह दलीलें देता है। कहते हैं कि झूठ जो होता है वो बेवजह दलीलें देता है और सत्य जो है वो खुद अपना वकील बन जाता है। तो आज हम आपसे ऐसी ही एक लॉयर जो कि कैलिफोर्निया बे एरिया में एस्टैब्लिश हैं, ट्रायल लॉयर हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए तो मुलाकात करवाते हैं द वालिया लॉ फर्म, जिन्नी वालिया। नमस्कार जिन्नी जी, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब आपके लिसनर्स को मंजू जी और आपको भी। धन्यवाद। तो जिन्नी जी, जैसा कि हम सब लोगों से पूछते हैं, तो आज आपसे भी एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं और कौन-कौन है आपकी फैमिली में और श्योर। यहाँ पर कब से हैं, अ, अमेरिका में? हाँ जी, मैं अमेरिका में 12 साल की बच्ची थी जब तब आ गई थी। मेरा 12 साल की उम्र तक बचपन जो है इंडिया में गुज़रा है। जी, मेरा पटियाला पंजाब का बर्थ है जी, एंड उसके बाद मैं लुधियाना और जालंधर में रही हूँ। इससे पहले कि हमारी मासी जी ने जो इमिग्रेशन के पेपर हमारे लिए भेजे थे वो पूरे हो गए तो हमारी बारी थी आने की, तो जी, 1990 में हम इस कंट्री में आए। तो पिछले 30 सालों से इस कंट्री में हूँ। जी, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल का आखिरी जो ग्रेड था और हाई स्कूल था, वो मैंने सब कुछ जो है यहाँ पे किया है। जी, In the United States, we came to the San Francisco Bay Area. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हम डेली सिटी रहे हैं, साउथ सैन फ्रांसिस्को रहे हैं। जो लोगों को नहीं मालूम, ये सैन माटेओ काउंटी में पड़ता है। जी, उसके बाद मेरी जो बैचलर्स है मैंने यूसी डेविस से की है। पहले मेरा इरादा था डॉक्टर बनने का, बाकी इंडियंस की तरह जो कि हम सबकी इच्छा होती है, हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। उसके बाद मेरे को लगा कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, तो मैंने अपना मेजर चेंज कर लिया था ड्यूरिंग माय बैचलर्स डिग्री एंड आई ग्रेजुएटेड विद अ बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। उसके बाद मैं लॉ स्कूल गई हूँ। तो लॉ स्कूल 3 साल का होता है, मैंने 2.5 साल में ख़त्म कर लिया था। आई ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स। तो पिछले 17 साल से मैं कैलिफ़ोर्निया में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं लाइसेंस्ड हूँ न्यूयॉर्क में और कैलिफ़ोर्निया में भी, बट मैं 17 साल से कैलिफ़ोर्निया में ही रह रही हूँ और यहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी। तो अ, जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी, तो एकदम आपके प्रोफ़ेशन डॉक्टर से लॉयर में कैसे चेंज हो गया? क्या आपके दिमाग में आया कि आपको लॉयर ही बनना है? एकदम से नहीं था। आई थिंक पहले मेरे फ़ादर का प्रभाव था कि वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ। फिर जब मैंने एक्चुअली क्लासेस ली और मैंने एक्चुअली यूसी डेविस मेडिकल सेंटर का में इंटर्नशिप की। वहाँ पे मैंने उनके इमरजेंसी रूम वार्ड में इंटर्नशिप की। तो मेरी रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सुबह शिफ्ट होती थी। तो आई गॉट टू सी व्हाट बीइंग अ डॉक्टर इन्वॉल्व्ड एंड मेरे को लगा कि मेरी जो स्किल लेवल है, जो मेरा इंटरेस्ट है, it was more vocal, verbal. I was very expressive about what I wanted to say about things. मेरे strong opinions थे political topics पे। मैं काफ़ी vocal थी। तो धीरे-धीरे
मेरे को लगने लगा कि मेरा फील्ड ये नहीं है, मेरी कॉलिंग कुछ और है। तो मैंने फिर अपने फाइनल ईयर में चेंज कर आई एंडेड अप गोइंग टुवर्ड्स लॉ स्कूल एंड इट वाज द राइट डिसीजन। कोई ऐसा पर्सन है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं और जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है? हाँ जी, अगर आप पर्सनल से पूछें तो मैं अपने दादाजी को वो फिगर मानती हूँ। प्रोफेशनली हम आगे बात करेंगे एंड आई विल टेल यू माय प्रोफेशनल आइडियल रोल मॉडल वाज द Justice Ruth Bader Ginsburg who passed away, but personal level पे मेरे दादाजी थे। उन्होंने बहुत सिंपल जिंदगी जी, most of his life। वो इंडिया में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुपरिंटेंडेंट थे और बहुत ही प्राउड थे। वो साइकिल चलाते थे, वो कार में बैठना पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि जो लाइफ सिंपल चले, कि आदमी ज़मीन पर रहे। तो that's the real essence of being, and he didn't want to get his head too big. He worked very hard, he took care of his children। वो एक प्रेरणा का मॉडल थे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। और वो यहाँ आकर हमारे साथ 6-7 साल रहे 90s में before he passed away, and I cherish those years। he told me about the village। वो गांव की बातें करते थे, दादी जी की बातें करते थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, फॉर एग्जांपल पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, वो वाली स्टोरीज। सो आई थिंक पर्सनली ही वाज द मैन दैट इन्फ्लुएंस्ड मी मोस्ट इन माय लाइफ। जी, तो आपके दादाजी भी पटियाला से ही थे कि उनका पीछे आप अपने गांव की बात की तो उनके गांव का कुछ पता है आपको? आप तो हाँ बोर्न। जी, हाँ जी। जी। दादाजी से बातें करते करते तो वो तो गांव की हमेशा बातें करते थे, स्टोरीज सुनाते थे। अब मैं गई भी हूँ गांव 2-3 बार विजिट करने के लिए, जैसे जाते हैं वापस तो वहां देखा है, बट मैंने कहीं कभी रही नहीं हूँ। तो हमारा जो गांव पड़ता है वो लुधियाना के नजदीक बंगा एरिया है, एंड जो गांव का नाम है वो है चक कलाल। मेरे दादाजी वहां के थे। वो खुद ही पुल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ देयर, टुक अ गवर्नमेंट जॉब, और वो पटियाला में आके एस्टेब्लिश हो गए थे। एंड मेरे फादर, उनके सिबलिंग्स भी वहाँ पे रेज हुए हैं, तो मेरा बर्थ पटियाले का था। जी, तो गिनी जी, जैसा कि आप एक ट्रायल अटर्नी हैं और आप नहीं पसंद करती कि आपको क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी कहा जाए, हाँ इसके जी, पीछे क्या रीजन है और ये हाँ जी, ट्रायल अटर्नी क्या होता है? sure. So, criminal defense attorney, I will tell you why I don't like that term. मेरा जो काफ़ी strong focus in my practice is criminal defense, but ये जो term है ना, ये misnomer है। जैसे कि अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो criminal का मतलब होता है मुजरिम, और defense का मतलब होता है बचाव करना। तो जब किसी पे कोई क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, किसी पे कोई मुजरिम होने के चार्जेस लगते हैं, वो आदमी या औरत तब तक मुजरिम नहीं बनता जब तक जूरी या जज फैसला नहीं दे देता कि इनके ऊपर जो लगे चार्जेस हैं वेरीफाई हो गए हैं, ये जायज़ हैं, इनकी कन्विक्शन हो गई है। बट जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब मैं क्लाइंट लेती हूँ, तो वो क्लाइंट मुजरिम नहीं होता, अक्यूज्ड होता है। मतलब कि उस पर चार्जेस लगे हैं, वो मुजरिम कैसे हो गया? तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कहते हैं मुजरिम का वकील है, मुजरिम का बचाव करना है, तो आपने पहले से ही उसको मुजरिम करार कर दिया है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनजस्टिसेस इन द क्रिमिनल डिफेंस सिस्टम, कि अगर आप कह रहे हैं कि ये पहले से ही क्रिमिनल है, तो आप ये कैसे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि ये आदमी बेकसूर है जब तक मुजरिम करार नहीं किया जाता? आप पहले से उसको मुजरिम बुला रहे हैं। तो जो बेटर टर्म है, इट शुड बी कि ये एक accused बंदे के अटर्नी है, कि this is a accused defense attorney, not a criminal defense attorney। And I don't think I'm the only person who takes issue with that term। People that think deeply about it realize that there's a problem with that term। आप कहीं पे भी ले लीजिए world में, our profession is labeled as criminal defense attorneys। So I'm okay with the system labeling somebody a criminal, जबकि judgment हो गई, उसको मान लिया गया criminal। But I have a problem with being called a criminal defense attorney। But that's what we go by, so I live with it। सो सो द क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी और ट्रायल अटर्नी में क्या डिफरेंस है?
वेल क्रिमिनल डिफेंस अटर्नीज ट्रायल अटर्नीज होते हैं जो सिविल केसेस करते हैं। आप पे अगर किसी ने सू कर दिया 100,000 का, आप उनकी प्रॉपर्टी पे गिर गए, तो आपने आपकी प्रॉपर्टी पे कोई गिर गया तो आपको किसी ने सू कर दिया, सो दैट पर्सन विल आल्सो बी कंसिडर्ड अ ट्रायल अटर्नी अगर वो ट्रायल पे जाएंगे। तो ट्रायल अटर्नी उसको बोलते हैं, अटर्नी जो ट्रायल करता है। जनरली इसको जूरी ट्रायल के उसमें माना जाता है। जूरी ट्रायल्स जो होते हैं वो अगर किसी पे कोई क्रिमिनल चार्ज है, क्रिमिनल चार्ज में तो हमेशा जूरी ट्रायल का हक होता है। यू गेट टू हैव अ जूरी ऑफ योर पीयर्स कि लोग आएंगे आपकी कम्युनिटी से और वो फैसला करेंगे। जो सिविल केसेस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, उनमें भी यू हैव ट्रायल अटर्नीज। ट्रायल अटर्नी इज समबडी who doesn't just do paper pushing कि वो पेपर वर्क नहीं करते हैं, वो कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं, and that's what a trial attorney is. ट्रायल अटर्नी। तो ये क्रिमिनल डिफेंस की परिभाषा क्या है, मतलब इसमें क्या क्या आता है इसमें क्रिमिनल डिफेंस में? Well, इसमें आप DUI से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग चार्जेस, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, वाइट कॉलर क्राइम, होमिसाइड, जिस चीज में भी अगर आपको गिल्टी मान लिया जाए जज या ज्यूरी के द्वारा और आपको सजा हो सकती है, उसकी कैटेगरी के अंडर सारा कुछ क्रिमिनल डिफेंस की कैटेगरी के अंडर आता है। तो DUI पीपल डोंट थिंक कि ये क्रिमिनल है, बट इट इज, बिकॉज DUI के चार्जेस में आपको जेल हो सकती है। albeit most people अगर simple DUI है, किसी को चोट नहीं लगी and they were just driving with some amount of alcohol above the limit, community service, that's what people think, कर वो खत्म हो जाता है केस, बट स्टिल उसमें पोटेंशियल होता है जेल टाइम का। तो DUI जो है एक क्रिमिनल चार्ज है, सो इज domestic violence, so are drug charges, so are using prescription drugs when you're not supposed to use prescription drugs, using somebody else's prescription. So जहाँ पे भी आपको सजा हो सकती है वो क्रिमिनल डिफेंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है। ओके। तो इसको जब आप देखते हैं तो आप किस नजरिए से इसको देखेंगी और लोग किस नजरिए से देखते हैं इसको, क्रिमिनल डिफेंस को? आई थिंक पीपल ऑफन मिस्टेक इट फॉर कि आप बड़े बड़े बैड गाइज को, गुंडों को रिप्रेजेंट करते हैं एंड आपको मालूम है वो गिल्टी हैं, तो आप ये काम करते हैं जहाँ पे आप ये बैड गाइज को बचा रहे हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही होती है। मैं बहुत दिल से मानती हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। एंड DUI को आप ले लीजिए, अल्कोहल लीगल है, सभी पीते हैं। मैंने डॉक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसर्स को, सबको DUI में रिप्रेजेंट किया है। अब अल्कोहल लीगल है, बट अगर आप एक एक्स्ट्रा आप लगा लेते हैं या ज्यादा पी लेते हैं, इट्स ओवर द लिमिट, इट्स क्रिमिनल। सो टेक्निकली आई एम स्टिल डूइंग क्रिमिनल डिफेंस वर्क। अनदर थिंग इज घरेलू झगड़े, गुस्सा आ जाता है, पीपल गेट इनटू थिंग्स, फैमिली डायनामिक्स होते हैं, so I represent a lot, I've represented men, women. Then for example another situation you can think of, child abuse. अब हम इंडिया से आते हैं, वहाँ पे एक तो बच्चे को लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं मानते हैं, यहाँ के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो 911 कॉल गई तो मम्मी को पुलिस उठा के लेगी, तो फिर मम्मी भी क्रिमिनल है। इसलिए मैं समझती हूँ कि हालात बुरे होते हैं। अगर एक बंदे पे बार बार चार्जेस लगे then it's different, but most people that I meet are good people in bad circumstances, and I thoroughly enjoy my job and do it from my heart because I feel कि हर एक आदमी को, औरत को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए। तो मैं अपनी जॉब बहुत सीरियसली लेती हूँ और बड़ी खुशी से और सेटिस्फैक्शन से करती हूँ। मेरे को जो एक क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी के नाम के साथ जो स्टिग्मा है कि ये बैड गाइज को आप रिप्रेजेंट करते हो, मेरे को इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस इज वन रीजन आई डू इट। अनदर रीजन इज दिस, सो आज का जो पॉलिटिकल माहौल है आप देख ही रहे हैं गिनी कि जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गिनी से बात कर रहे हैं। द वालिया लॉ फर्म बे एरिया में एस्टेब्लिश है। आपसे इस बातों का सिलसिला जारी रहेगा, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं जिनी वालिया से,
ट्रायल अटॉर्नी, बे एरिया, कैलिफोर्निया। कहते हैं नारी प्रीत में राधा बने, नारी प्रीत में राधा बने, ग्रस्त में जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की। गिनी जी, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी प्रोवोक्ड, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें कि जहां से आपके दादा श्री बिलोंग करते हैं, उसी गांव से एक लड़की थी किरणजीत आलूवालिया, जो कि लंदन में थी, जिन्होंने हाँ जी, हाँ जी। अपने हस्बैंड को मार दिया था, पर वो मारना नहीं चाहती थी, उनको दिखाना चाहती। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, हाँ जी। इसको आप, ये भी क्रिमिनल में ही आ जाता है? हाँ जी, एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू झगड़े जिसको बोलते हैं, हमारी कम्युनिटी में वास्ट प्रॉब्लम है। हमारी कम्युनिटी एक्नॉलेज नहीं करना चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है। जब तक वो चीज़ और पुलिस आपके घर में खड़ी नहीं होती है, वी डोंट फेस इट। धक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, किसी को बोल दिया कि आपको ये काम नहीं करना है, आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं, जी ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आते हैं। आप जॉब नहीं कर सकते हैं घर के बाहर। जी ये पुराने ज़माने में और टाइम थे। आज के टाइम में ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है। तो आपने बात शुरू की है किरणजीत आलूवालिया की। वेरी जी फ़ैमिलियर विद द स्टोरी। वो एक बेसिक लेडी थी। इंडिया में, यू आर राइट अबाउट दैट, जहाँ से मेरे दादाजी हैं चक्कलाल, वहीं से उनका उनकी बैकग्राउंड है, वहीं से थी वो। एंड जी उनका लास्ट नेम भी वो शेयर करती हैं मेरे साथ, और आपके साथ। जी आलूवालिया, सवालिया इज़ शॉर्ट फॉर जी आलूवालिया। जी तो वो शादी कर लंदन आई थी एक दीपक नाम के लड़के के साथ। तो जी 10 साल तक उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत अब्यूज़ सहा, मैरिटल रेप सहा, और उनके 2 बेटे थे। तो एक दिन जो हस्बैंड था उसको, ही वाज़ थ्रेटनिंग हर। तो जब वो सो गया तो उन्होंने उनके ऊपर किसी तरीके का सब्सटेंस डालकर, आई थिंक उनके पाँव में आग लगा दी। अल्टीमेटली ही जी सफर्ड बर्न्स ओवर 40% ऑफ हिज बॉडी, ही डाइड। तो उनके ऊपर मर्डर चार्जेस का केस हुआ था, उनकी कन्विक्शन हुई थी। तो एक फीमेल, आई थिंक ब्लैक वुमेन्स ग्रुप था, जिसने अल्टीमेटली जाकर अपील करवाकर उसको ओवरटर्न करवाया था। तो शी एंडेड अप विद अ मैनस्लॉटर केस। जी मैनस्लॉटर होता है कि मेंटल कैपेसिटी डिमिनिश हो गई थी। कोर्ट ने सेल्फ डिफेंस, जो कि अपना बचाव करना है, वो नहीं माना था। क्योंकि सेल्फ डिफेंस की डेफिनेशन ये होती है कि मैं आपको तभी मार सकती हूँ जबकि आप मेरी तरफ आ रहे हैं और आप जी मेरे को मारने वाले हैं, एंड द जी हार्म इज इमिनेंट, एंड आई जी पिक अप समथिंग और पिक अप अ लाइटर एंड आई हिट यू एंड आई हर्ट यू, और जी आपको मैं मार देती हूँ जान से, तो बचाव उसको माना जाता है। बट अगर वो जो इमरजेंसी खत्म हो गई है, जब वो बंदा सो गया है, तो जी आप एस्केप कर सकती हैं। तो उसके बाद जो वो काम हुआ, तो वो जी सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा। तो उनकी जी मर्डर की कन्विक्शन थी। उसके बाद मैनस्लॉटर होता है कि दिमागी तौर से जी डिमिनिश थी कैपेसिटी, आई थिंक ऐसा कोई डिफेंस था, जी जिसके बेसिस पे उनको फिर छोटी सजा हुई थी, एंड देन वो उसके बाद उन्होंने सजा काट के उनको वो हो गया था। जी और उस केस से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, ये बहुत जी हाईलाइट, तब हमारी तब कम्युनिटी थोड़ा में तब बात करने लगे थे लोग। जी हमारी कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस है। हमारी कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस है। गरीब में, मिडिल क्लास में, अमीर में, पढ़े लिखे में, ना पढ़े लिखे में, जी बेरोजगार में, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव में। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो माइंडसेट है, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन कैटेगरी, इट हैपेंस एट ऑल लेवल्स। इफ यू डोंट गेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एंड यू रियलाइज कि कुछ गलत हो रहा है, एंड यू डोंट स्पीक अप अबाउट इट, it's going to go on. But to answer your question, हमारी community में बहुत बड़ी problem है. Alcohol consumption along with domestic violence is a big problem, and I'm glad that we are finally starting the dialogue on it and we're starting to talk about it. तो आपका कहने का मतलब है कि अब डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियां बाहर आना शुरू हो गई हैं अपने आप के बचाव के लिए, और वो अपने सम्मान की खातिर वो लड़ना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, आप इंडिया में देख लीजिए, क्यों इतने रेप केसेस हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि पहले नहीं होते थे, women are now speaking up। ये नहीं है कि नेसेसरली अब ज्यादा हो रहा है। जी अब वो जो उसके साथ टैबू था कि जी मेरी इज्जत की बात है, अगर मैंने बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरा ही कैरेक्टर उछाला जाएगा,
तो जी। वो थिंकिंग डिमिनिश हो रही है और अब हम खुल के बात करने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या मैन भी अब्यूज होते हैं? कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया तो आपने हाँ क्या जी, हाँ वो जी। भी केस? Absolutely. We always talk about domestic violence in जी। terms जहाँ पे औरत victim होती है, and most of the time that's true. But I think we should not discredit the fact that men are also victims of domestic violence. जी। We're all humans. Everybody can have a violent tendency. जी। So it's a it's a problem for men as well, and I'll tell you why. क्योंकि उनको चैलेंज किया जाता है कि आप मर्द हो, आपको कैसे आपकी बीवी ने मार दिया। तो जी। वो बंदा तो पुलिस को बुलाने से भी घबराएगा क्योंकि उनको डर होता है कि पुलिस वाले भी मेरे पे हंसेंगे कि जी। तुम अपनी वाइफ से मार खा रहे हो। जी। सो उनकी डिफरेंट इश्यूज होती हैं, बट आई हैव रिप्रेजेंटेड मेनी वुमेन चार्ज विद डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे जो घर में हो रहा है हाथ से बाहर हो जाती है बात, and they're the abuser, they go to jail, and ultimately the family has to figure out कि counseling करेंगे, इस चीज पे काम करेंगे या फिर आगे तलाक होगा. That's a big part of my practice as well. I do family law, divorces and all that. So domestic violence is not a one-sided problem. Women also commit domestic violence. तो आपका कहना है कि कभी कहीं भी किसी के घर में चाहे वो मैन या वुमन से डोमेस्टिक वायलेंस है उनको बाहर आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। बाहर आना चाहिए। अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मेजर्स अंडर द जी। सिस्टम। अगर आप नहीं चाहते कि मैं पुलिस बुलवाऊं और मेरी वाइफ अरेस्ट हो या मेरा हस्बैंड अरेस्ट हो, मैं कैलिफोर्निया के बारे में बात कर सकती हूँ, बिकॉज ईदर आई कैन स्पीक अबाउट द फेडरल लॉ और आई कैन टॉक अबाउट जी। कैलिफोर्निया, क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में हूँ। बट जी। मेरे ख्याल से हर स्टेट में कोई ना कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की प्रोविजन होती है। अगर आपको नहीं लगता कि आप इतने मेजर पे जाना चाहते हैं कि आप पुलिस को बुलाएं, तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट आई थिंक देयर वन वे और द अदर आप ऑर्डर ले सकते हैं सिविल कोर्ट में जाकर, फैमिली कोर्ट में जाकर, कि इनको घर से बाहर किया जाए, ये घर नहीं आए, बच्चों के नजदीक नहीं आए, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर वायलेंट है, यू हैव टू डू समथिंग, स्पेशली इफ देयर आर किड्स इन द होम। नहीं तो बच्चे भी उस माहौल में बड़े होंगे जहाँ पे मॉम या डैड इज वायलेंट। जी। तो So you should इट मीन्स speak कि up and get जो help. बहुत। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे हमारे क्या राइट है अगर हम जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो हमें टिकट मिल जाती है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे कन्विंस कराएंगे? और जज जो है वो पुलिस वाले की बात सुनता है, तो उस टाइम कुछ ऐसा है कि हम कुछ कह सकते हैं? हाँ जी, सो आई विल टॉक इन जनरलिटीज, क्योंकि जी। आप दूसरी स्टेट में बैठे हैं, मैं दूसरी स्टेट में हूँ। तो जी। हर एक आदमी का इस देश में हक होता है, औरत का, कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। जैसे जी। आपने स्पीडिंग की टिकट की बात की, तो मैं वो बात करती हूँ। जनरली आई जी। हैंडल हायर लेवल ऑफ केसेस, बट जी। स्पीडिंग टिकट सबको मिलती है, सो लेट्स टॉक अबाउट ये। दैट। अगर मैं जा रही हूँ कार में, तो मेरे से कोई पुलिस वाला पूछता है, स्टॉप्स माय कार, गिव्स मी द लाइट, आई पुल ओवर, मुझसे पूछता है कि आपको मालूम है मैंने आपको क्यों स्टॉप किया है? आपको ये नहीं कहना है कि वाज आई स्पीडिंग, मैंने गलत लेन चेंज किया, मैंने सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि उसको एक जी। जी। कन्फेशन जी। माना जाता हमारे साथ एक कॉलर, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, लेट मी टेक देम। है। श्योर। हेलो। हेलो मंजलि, नमस्कार। नमस्कार। आप अपने शशांक टीवी का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कीजिए। मंजू जी, शशांक पांडे एडवोकेट बोल रहा हूँ इंडिया तो से, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कानपुर, जनपद कानपुर से। तो आप भी एडवोकेट हैं? जी जी जी। आप एक लायन है, तो और एक बात कहती हूँ दोनों के लिए। जी जी। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, आज मैं साहिबे औलाद हो जी। गया। तो जी कहिए, अपना क्वेश्चन कहिए शशांक जी। ये तो बड़ी गलत जी बात है। जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जी। आपका शो बहुत ही अच्छा चल रहा है और धन्यवाद। बड़ा क्रेज है हमारी इंडिया में। जी। और हम जितने अधिवक्तागण हैं, रोज वीकली जो 3 डेज आपका शो आता है, जी। तो इसको बैठ करके पूरा देखते हैं, पूरा इसका आनंद लेते हैं। धन्यवाद जी। और
दूसरा मेरा एक क्वेश्चन गिनी जी से है। जी कहिए। गिनी आई थिंक फोन डिस्कनेक्ट हो I गया। think we lost the caller, yeah. आई थिंक दे कैन कॉल यू बैक अबाउट देयर क्वेश्चन। That's सो fine. हम बात कर रहे थे स्पीडिंग की टिकट के ऊपर। स्टीयरिंग की टिकट के ऊपर तो जब पुलिस वाला बोलता है आपको मालूम है मैंने आपको क्यों रोका है, वेल द आंसर शुड बी आपने रोका है आप बताइए क्यों रोका है। बट इफ यू से वाज आई स्पीडिंग, वाज आई डूइंग अनसेफ लेन चेंज, मैंने रेड लाइट रन किया है, तो वो फिर एडमिशन हो जाता है। अगर पुलिस वाला आपको रोकता है, अपना लाइसेंस दीजिए, रजिस्ट्रेशन दीजिए, इंश्योरेंस दीजिए, जो भी आपके स्टेट में रिक्वायर्ड है, बट उनके सवाल आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको मालूम है मैं क्यों रोका है, नहीं आप बताइए आपने रोका है, आपको मालूम होगा। तो तो अगर कई पुलिस वाला आगे एंगेज करे कि आप स्पीडिंग कर रही थी, कोई हाँ या ना में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यू बेसिकली जस्ट से मैंने आपको अपने पेपर दे दिए हैं, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं कहना। अच्छा, तो आप ऐसा कह सकते हैं उसको, पुलिस वाले को, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर स्पीडिंग आपके घर पे आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की नेबर ने कॉल किया है, कोई जी भी कॉल है, किसी भी हालात में अगर आपको लगे मैं इस बात का क्या जवाब दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट ये परफेक्टली फाइन आंसर है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो जी उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी दीजिए, बट उनको बोलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। बट पुलिस वाले को झूठ मत बोलिए, अंडर मोस्ट स्टैट्यूट्स वो एक अलग क्राइम है, जुर्म है पुलिस वाले को झूठ बोलना। जी जी ठीक है। दैट्स गुड टू नो। आप जैसे देख रहे हैं कि जिनी वालिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कैलिफोर्निया से, और बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज, टिकट मिल रही है तो कीप साइलेंट। और कई बार डीयूआई ड्रंक ड्राइविंग हो जाती है, तो उसमें तो जब इंसान ड्रंक है तो बोलता ही रहता है तो उसके लिए क्या है कि मतलब ये भी एक क्रिमिनल केस में आ जाता है डीयूआई, तो इसमें आप कैसे हेल्प करते हैं उनका? ऐसे है कि यस, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को अपने हक नहीं मालूम होते हैं। अगर आप अंडर द इन्फ्लुएंस हैं, शराब पी हुई है या कुछ ड्रग की हुई है, या ये है कि नहीं है, मोस्ट लोगों को अपने हक नहीं मालूम होते हैं। जी आई थिंक यू नो, लाइक आई सेड, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, किसी बात का जवाब आपके पास नहीं है, झूठ बोलने के बजाय बोलिए हमें आपसे बात नहीं करनी है, अपनी आईडी वगैरह जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए। जी हर एक चीज का ये है, there's something that says you have the right to remain silent, you have the right to an attorney, and but the right to an attorney हर चीज में लागू नहीं होता है जब तक वो अरेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो आपको, आप कह सकते हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आई थिंक सिंपल टर्म्स विदाउट साइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू सिंपली जस्ट से आई डोंट वांट टू स्पीक विद यू। तो इस केस को सिस्टम कैसे लेता है? डीयूआई के केस को कैसे, मतलब प्रोसेस होता है आगे जाके, कैसे इसको लेते हैं? DUIs हर स्टेट में डिफरेंट लेवल होता है, सो आई एम गोइंग टू स्पीक वेरी केयरफुली क्योंकि मेरा लाइसेंस सिर्फ कैलिफोर्निया का है। आई एम सपोज टू, आई कैन स्पीक अबाउट फेडरल लॉ। जी फेडरल लॉ एक ऐसा अम्ब्रेला है जो कि सारी स्टेट्स के ऊपर है, जैसे कि जी इमिग्रेशन लॉ फेडरल है, मैं जी सारी 50 स्टेट्स में प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो कुछ एरियाज हैं जो फेडरल लॉ के अंडर आते हैं, और कुछ एरियाज हैं जो स्टेट लॉ की प्रेमिस होते हैं, जैसे कि जी क्रिमिनल, फैमिली लॉ, लाइक डिवोर्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। वो जी हर स्टेट के अपने अलग रूल्स होते हैं। तो जी विद रिगार्ड्स टू कि क्या करना चाहिए डीयूआई में, वही जो आपके स्टेट के रूल्स हैं, अब नाम आईडी वाईडी दे देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि पुलिस वाला पूछ रहा है आपने आज कितनी पी है, आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपका जवाब नहीं देना चाहता या चाहती। आपको जो चाहिए मेरे से पेपर ले लीजिए, जो आपको अरेस्ट करना चाहते हैं उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, वो सब नहीं फाइट करना है, बट उनसे बात करने की, उनके सवाल का जवाब देने की हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है अंडर फेडरल लॉ और कैलिफोर्निया लॉ। जी। तो आप इमिग्रेशन नहीं करती हैं? I used to do immigration। मेरा जो फैमिली लॉ प्रैक्टिस है, डिवोर्स प्रैक्टिस है, चाइल्ड कस्टडी विजिटेशन, जी क्रिमिनल डिफेंस, we जी also do civil litigation, personal injury cases जैसे कि car accident, slip and falls। तो मेरी practice is very very busy in those areas, so we actually no longer do immigration। ओके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम जिनी वालिया से जुड़े हुए हैं, और आप जाइएगा नहीं कहीं, इसी तरह हम बात करते हैं आगे, और मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अब एक एक करके एक पार्टी एक अटर्नी, दूसरी पार्टी उसका अटर्नी, ऐसे ऐसे करके मिनिमाइज कर रहे हैं। जजेस ने मास्क पहने हुए हैं। कुछ काउंटीज हैं वो सारा कुछ ही वीडियो पे कर रही हैं। वीडियो के भी प्रॉब्लम है, जो लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, लो इनकम है, वेल वर्स नहीं है इंटरनेट में, जनरली लो इनकम पीपल, they are disadvantaged by it because they don't know how to turn on a computer and have a video call to be on a court call. So it's showing us कि क्लास सिस्टम मनी के मुताबिक कि हम में कितने फर्क है, कि ये सिस्टम एक जो ठीक ठाक आदमी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, उसके लिए तो अवेलेबल है, बट द पीपल दैट आर एट अ लोअर लेवल देन दैट, वो बच्चे भी, आई मीन यू मस्ट हैव हर्ड दिस राइट, कि एक घर में 4 बच्चे हैं, एक कंप्यूटर है या एक फोन है, सारे क्लासेस के लिए शेयर कर रहे हैं, क्या करेंगे वो लोग? हाउ आर दे गोइंग टू बाय ऑल दीज रिसोर्सेज टू इलेक्ट्रॉनिकली बी एबल टू अटेंड स्कूल, अटेंड कोर्ट? दीज आर प्रॉब्लम्स। जी, तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि क्योंकि अब सारे घर में ही रहते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस में वाधा बढ़ावा हुआ है इस कोविड-19 में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। That's not me saying this, that's the national statistics. Yes. तो इसके लिए तो कोई और इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हम सब लोग एक घर में बंद हैं। उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि माँ-बाप को चाहिए कि, और पति को चाहिए कि पेशेंस होनी चाहिए, वाइफ को चाहिए कि बच्चों में पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो माँ-बाप काम पर चले जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता, सारे एक ही घर में बंद हैं। तो इसके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मैं लिसनर्स को यही कहूंगी कि अपना धीरे से आराम से रहिए, पेशेंस एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपके घर की प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है, जो भी है कीजिए, डू व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये एपिडेमिक हम सब में से किसी ने भी अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। वक्त गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को संभालने की जरूरत है। तो ये फैमिली कैसे डील करती है? कोई केस ऐसा आया आपके पास कुछ आपकी ज़िंदगी में? आपने आपने अपने 17-18 ईयर के ट्रायल अटॉर्नी एज़ ए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा केस, कोई ऐसी माँ या कोई ऐसा बच्चा आपके दिमाग को छू गया हो, जो आप कुछ शेयर करना, नाम तो नहीं लेना चाहते हम, पर कोई ऐसी कोई कहानी जो आपको दिल को छू गई हो, और वो आप जीत भी गए हों, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है कि एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिली। इसके बारे में आप कुछ हाँ कहना जी, चाहेंगे? ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। जी, मैंने 17 साल में बहुत सी ऐसी कहानियां मेरे दिल को छू गई हैं, मेरे दिमाग में बैठ गई हैं। जी, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जहाँ पे मम्मी डैडी दोनों बहुत झगड़ते थे। तो जी, कई बार जब तलाक होता है, तो जनरली पता होता है कि अगर आप दूसरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाएंगे, तो जी, मेरे को कस्टडी मिल जाएगी। आई डोंट नो हाउ इट इज ओवर देयर कैलिफोर्निया में। जो पेरेंट विक्टिम होता है उसको स्टेप जी, अप, तो जी, इस आदमी पे क्रिमिनल चार्जेस लगे थे डोमेस्टिक वायलेंस के। बोला गया था कि उसने वो जो अपनी वाइफ का बच्चा था प्रायर मैरिज से, उसको जी, ऐसे सर पे उठाकर, जो कि हैंडीकैप था, उसको जमीन पे पलटा था। उस पे बहुत सीरियस चार्जेस थे। एंड उसका अगर आउटसेट से जो आप बात करती हैं कि आप कैसे इस केस की तरफ देख सकती हैं, ये जी, सब कुछ उस पे चार्जेस लगे थे। एंड में जूरी ने बेकसूर माना था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि बच्चे को यहाँ तक उठा के ऐसे करो और बच्चे की कोई स्क्रैच नहीं हो, बच्चे को कोई इंजरी नहीं थी। जी, एंड जो अल्टीमेटली उसको बेकसूर एग्जॉनरेट कर दिया गया था, उसको बच्ची की पूरी कस्टडी मिल गई थी। उसके बाद उस आदमी ने ठान लिया था, मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा और मैं अपनी जो जिंदगी है बाकी की, मैं इस हुँ, बच्ची को परवरिश करने में लगाऊंगा। ये एक छोटी सी कहानी है, ऐसी बहुत कहानियां हैं मेरी जिंदगी में। आप समय बहुत बड़ा बलवान होता है और फटाफट निकलता है। हाँ, आपसे बात करते हुए पता ही नहीं चला। पर जैसे कि आप कुछ सलाह देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अगर आपके पास डीयूआई है या आपके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस है, आप क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए उस टाइम? क्योंकि उस टाइम कभी कुछ सूझता नहीं है, अगर पुलिस आ जाती है या कुछ आता है, आपको क्या करना चाहिए? यू हैव ए क्या हाँ जी, सलाह देना हाँ जी। चाहेंगी? मैं जनरल सलाह ये देना चाहूंगी कि अगर पुलिस वाली डिफरेंट सलाह है, पुलिस वाला है, अगर आप को अचानक पुलिस आके आपसे बात करना चाहती है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आप चुप कर जाइए, उनको दीजिए अपना लाइसेंस आईडी वगैरह,
बट उनको बोलिए हमें आपसे बात नहीं करनी है, प्यार से बोलिए हमें आपसे बात नहीं करनी है, ये आपका हक है ना। और जो मसले होते हैं, तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, आपका बच्चा ड्रग्स कर रहा है, अडल्ट चाइल्ड घर में रह रहा है, घर में ड्रग्स कर रहा है, whatever your issues are, go out there and seek help. A lot of attorneys offer free consultations. We do too. आप देख लीजिए, अगर बाहर आपके लिए हेल्प है उस मसले की, तो मे बी समबडी कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। अपनी सिचुएशन में आइडल नहीं रहिए कि आप फंसे रहिए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि जब सिचुएशन बॉयल होती रहती है, एक दिन वो जो है वो खड़ा जाती है, फट जाता है। तो एक अगर आपको जाते जाते एक क्वेश्चन है कि मैंने आपकी वेबसाइट में देखा था, आप फोक्स चैनल पे एज ए एनालिसिस्ट आई थी, और दो और दूसरे चैनल, लोकल चैनल पे, आप क्या समझती हैं उन एनालिसिस को जब आप आती हैं उसके ऊपर, चैनल के ऊपर, फोक्स के ऊपर, जब आप कमेंट करती हैं तो क्या फील करती हैं आप, क्या मतलब आपका उद्देश्य हाँ जी, क्या होता है? मैंने फॉक्स न्यूज, MSNBC, क्रॉन फोर्स, सारे बड़े बड़े चैनल्स पे लीगल एनालिस्ट के तौर पे अपनी ओपिनियन कमेंटरी की है। जी, वो उन्होंने हमें मुझे बुलाया है कि जो बड़े, जैसे स्कॉट पीटरसन का केस था, एक और अरूबा वाला केस था, माइकल जी, जैक्सन वाला केस था, उन केसेस में आई हैव बीन ऑन दीज चैनल्स, और मैंने जी, अपनी कमेंटरी दी है कि वकील सही कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर सही कर रहे हैं, डिफेंस सही कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है, and I feel that I'm leading, sort of helping other women pave the path to go in that direction. जिनी जी, जैसे कि वक्त बड़ी जल्दी चलता है और हम आपसे बात कर रहे हैं और पता भी नहीं चला वक्त कैसे निकल गया। जाते जाते आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि हमारी तो दुआ है कोई गिला नहीं, हमारी तो दुआ है कोई गिला नहीं, वो गुलाब जो आज तक खिला नहीं, वो गुलाब जो आज तक खिला नहीं, दिल से दुआ है आपको वो सब कुछ मिले, दिल से दुआ है आपको वो सब कुछ मिले जो आज तक कभी किसी को मिला नहीं, जो आज तक। Thank you. ये, और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों से खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से बचते रहिए। और जैसा कि गिनी जी ने बताया कि अगर आपको किसी भी शहर में कभी भी किसी, भगवान ना करे आपका किसी वास्ता पड़े पुलिस से, पर कीप साइलेंट खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार गिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।